Assalamualaikum dear students. This lecture is related to the Renaissance, one of the most important movement in England and in Europe overall. So इसका टाइम पीरियड अगर आप देखें तो 1453 to 1700, 1453 ऑनवर्ड 1700 तक इसका टाइम पीरियड बनता है रेनेसां का। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ रेनेसां इज अ रिवाइवल ऑफ और रिन्यूड इंटरेस्ट इन समथिंग। रेनेसां का जो लफ्जी मतलब है, लिटरल मीनिंग जो है वो रिवाइवल है या एक दोबारा पैदा होने वाला इंटरेस्ट है किसी भी चीज में। किसी भी चीज में दोबारा से इंटरेस्ट पैदा होना, दैट इज कॉल्ड रेनेसां। इन जनरली इट रेफर्स टू द रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड लिटरेचर। ये रेफर करता है कि यूरोपियन आर्ट और लिटरेचर जो रिवाइव हुआ था अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल मॉडल्स इन द 14th-16th सेंचुरी। जो क्लासिकल मॉडल्स थे, जो पुराने दौर का जो लिटरेचर था, ग्रीक्स का, रोमन्स का, उसके असर के तहत यूरोप का जो आर्ट है और लिटरेचर है वो रिवाइव हुआ था। दैट इज कॉल्ड रेनेसां, द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रेनेसां फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है रीबर्थ पीरियड इन यूरोपियन सिविलाइजेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द मिडल एजेस। ये मिडिवल एज के फौरन बाद आया था एंड हैव बीन कैरेक्टराइज्ड, और इसकी क्वालिटी ये है बाय अ सर्ज ऑफ इंटरेस्ट, कि एकदम से इंटरेस्ट बढ़ गया था इन क्लासिकल स्कॉलरशिप एंड वैल्यूज। क्लासिकल मीन्स बेटा ओल्ड, कि पुरानी जो स्कॉलरशिप जो लर्निंग थी, वैल्यूज थी, उसमें अचानक से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया था। The Renaissance also witnessed the discovery and exploration of new continents. Renaissance जब आया था तो उसकी वजह से नए नए जो कॉन्टिनेंट्स हैं, बरे आजम हैं, उनकी डिस्कवरी, उनकी एक्सप्लोरेशन शुरू हुई क्योंकि लोगों में नॉलेज आना शुरू हो गया था। द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल सिस्टम, साथ ही जागीरदाराना निज़ाम जो है उसका डिक्लाइन शुरू हो गया क्योंकि आम लोगों में सेंस आना शुरू हो गई थी आफ्टर द रेनेसां। द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स बढ़ना शुरू हो गई। इन्वेंशन और एप्लीकेशन ऑफ सच पोटेंशियली पावरफुल इनोवेशन, साथ साथ ऐसी ऐसी पावरफुल इनोवेशंस हुई थी जिसमें पेपर प्रिंटिंग शामिल है, या मैरिनर्स कॉम्पस, जो एक कश्ती चलाने वाले के पास एक डायरेक्शन शो करने के लिए कंपस होता है, उसकी बात हो रही है। एंड गन पाउडर जो जंगों में इस्तेमाल होता है। टू द स्कॉलर्स एंड थिंकर्स ऑफ द डे हाउएवर, लेकिन आजकल के जो स्कॉलर्स एंड थिंकर्स हैं, जब भी आप रेनेसां की बात करो, इट वॉज प्राइमरली अ टाइम ऑफ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। लेकिन वो यही कहेंगे कि ये एक ऐसा टाइम था जिसमें क्लासिकल लर्निंग जो है, जो पुराने दौर की तालीमात थी, रोमन और ग्रीक लर्निंग, वो रिवाइव हुई थी। एंड विजडम, और उनकी अक्लमंदी भी। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ कल्चरल डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन, बहुत अरसे तक कल्चरल एक सकाफती डिक्लाइन रहा था पूरी दुनिया में, तो ये एक नया हवा का झोंका था जो रेनेसां है, जिसकी वजह से पुरानी लर्निंग जो है वो जिंदा हो गई थी। किस तरह जिंदा हुई थी वो हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड में इंशाल्लाह। बैकग्राउंड देखें, द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, कि एक शहर था कॉन्स्टेंटिनोपल का, ऑल्सो नोन एज द कंक्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको हम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल की फतह भी कहते हैं, was the capture of the capital of Byzantine Empire by the Ottoman Empire। ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, बाइजेंटाइन एम्पायर जो एक सल्तनत थी बाइजेंटीन की, वो उसका कैपिटल था। इस पे उस्मानी सल्तनत जो है इसने कब्जा किया था। The city was captured on the 29th of May 1453 as part of a culmination of 53 day siege। तकरीबन 53 दिन तक उन्होंने मुहासरा किया था, घेरे रखा था कॉन्स्टेंटिनोपल को। 6 अप्रैल को ये शुरू हुआ था और 53 दिन तक उन्होंने मुहासरा किए रखा। उसके बाद फिर वो कॉन्स्टेंटिनोपल में दाखिल हो गए थे, उसको फतह कर लिया था। द अटैकिंग ऑटोमन आर्मी विच सिग्निफिकेंटली आउटनंबर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल्स डिफेंडर्स, जो अटैक करने वाली आर्मी थी, उस्मानी जो आर्मी थी तुर्कों की, वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे कॉन्स्टेंटिनोपल के लोगों से। वॉज कमांडेड बाय द 21-year-old सुल्तान महमद टू, ये इसको कमांड कर रहे थे सुल्तान महमद टू, 21 साल के थे। बाद में उनका नाम भी कंकरर रखा गया। while the Byzantine army was led by the Emperor Constantine 11 Palaiologus, ये उसका नाम था जो उनको लीड कर रहा था। After conquering the city, Mehmed II made Constantinople the new Ottoman capital, replacing Adrianople। वो जब उसने उसको फतह कर लिया तो उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को नया एक उस्मानी जो कैपिटल है वो बना दिया था। Among many modern historians, the fall of Constantinople is considered the end of the medieval period। बहुत सारे हिस्टोरियंस, तारीखदान ये कहते हैं कि जब फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का शहर फतह हुआ था, वहां से मिडीवल एज खत्म हो गई थी। क्या वजह क्या है उसकी, वो आप देख सकते हैं। द सिटीज फॉल
ऑल्सो स्टूड एज अ टर्निंग पॉइंट इन मिलिट्री हिस्ट्री। ये जो शहर का एक जवाल था, ये एक टर्निंग पॉइंट था जंगी तारीख में। सिंस एंशिएंट टाइम्स सिटीज एंड कैसल्स हैड डिपेंडेड अपॉन रैम्पार्ट्स टू रिपेल इन्वेडर्स। जो पुराने वक्तों में ऐसा होता था बेटा कि जो शहर हैं, जो महल थे, कैसल्स थे, किले थे, वो रैम्पार्ट, एक बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती थी वहां पे, उनको हम रैम्पार्ट कहते हैं। वो उस दीवारों के जरिए से जो हमला करने वाले हैं, जो इन्वेडर्स हैं, उनको पीछे धकेलते थे। द वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिनको हम लोग थियोडोसियन वॉल्स कहते हैं, वर सम ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड डिफेंसिव सिस्टम इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। उस वक्त ये सबसे एडवांस्ड डिफेंसिव सिस्टम था। फिर भी 800 years से Theodosian walls जो हैं, they were regarded by historians as the strongest and most fortified wall in the ancient and medieval era। कि वो जो historians हैं वो कहते हैं कि इसकी दीवार कोई पार कर ही नहीं सकता था। प्रोटेक्टेड कॉन्स्टेंटिनोपल फ्रॉम अटैक, इसी दीवारों ने, थियोडोसियन वॉल्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अटैक से बचाए रखा। हाउएवर these fortifications were overcome with the use of gunpowder, especially from Ottoman cannons and bombards, heralding a change in siege warfare। लेकिन जाहिर है जब ऑटोमन एम्पायर ने अटैक किया वहां पे, तो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, गन पाउडर की, कैनन्स के तोपे गोले इस्तेमाल किए बार बार। तो इस वजह से वो पूरा जो एक जंग का सिस्टम भी चेंज हो गया और दीवारें भी जाहिर है उसके सामने नहीं टिक सकी। The fall of Constantinople and remaining Byzantine territories led to a flood of refugees traveling to Europe and especially Western Europe। ये बेटा खास बात, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, जब ये शहर फतह हुआ, तो जो और बाकी भी बाइजेंटाइन टेरिटरीज, जाहिर है जो ज़मीनें थी वो भी फतह हो गई। तो बहुत बड़ी तादाद में जो रेफ्यूजीज हैं, जो हिजरत करने वाले हैं, वो यूरोप से और ख़ास तौर पे वेस्टर्न यूरोप से उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया। सॉरी, यूरोप और वेस्टर्न यूरोप को ट्रैवल करना शुरू किया उन लोगों ने। मैनी सेटल्ड इन इटली, बहुत सारे इटली में सेटल हो गए कॉन्स्टेंटिनोपल के लोग। पर्टिकुलरली मैनी स्कॉलर्स फाउंड रेफ्यूज इन इटली, खासतौर पे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जमा थे, स्कॉलर्स, वो इटली में सेटल हुए। दीज रिफ्यूजीज इंक्लूडेड ग्रामेरियंस। अब ये खास बात, ये जो महाजरीन थे जो पनाह लेने आए थे, इनमें ग्रामेरियन शामिल थे, ह्यूमनिस्ट शामिल थे, पोइट्स थे, राइटर्स थे, पेंटर्स थे, लेक्चरर्स थे, म्यूजिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स जो खलाबाज होते हैं, आर्किटेक्ट्स थे, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियंस और जो मजहबी लोग थे, वो सारे इसमें शामिल थे। इन अ सेंस कि ये बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग जो कॉन्स्टेंटिनोपल में जमा थे, जो शायद कभी भी वहां से ना निकलते, लेकिन जब वहां पे अटैक किया ऑटोमन आर्मी ने, वो फतह हुआ, तो उन सबको वहां से भागना पड़ा। वो पूरे यूरोप में फैले और उनके पास वो क्लासिकल लर्निंग या वो ग्रीक या रोमन लर्निंग थी जो उन्होंने पूरे यूरोप में फैला दी, जिसकी वजह से रेनेसां का जो पीरियड है वो आया था। इस चीज को बड़ा क्लियर रखना है आपने अपने माइंड में। दे ब्रॉट विद देम मैन्युस्क्रिप्ट, वो अपने साथ बुक्स लेके आए फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड लाइब्रेरीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जाहिर है कॉन्स्टेंटिनोपल की लाइब्रेरीज तबाह हो गई थी, वहां से वो बुक्स लेके आए। दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग। इन लोगों की वजह से बेटा क्लासिकल लर्निंग रिवाइव हुई थी आप लोगों के यूरोप में। It also laid foundation of the Renaissance in Europe that left indelible marks on the history and particularly the literature। इसने बुनियाद भी रखी रेनेसां की यूरोप में और इसके बड़े गहरे असरात पड़े, एक ना खत्म होने वाले असरात पड़े जो लिटरेचर है उसकी हिस्ट्री पे। कुछ आपके पास करेक्टरिस्टिक्स हैं रेनेसां की जो आपने डिस्कस करनी है कि रेनेसां की वजह से क्या क्या हुआ था। रिफॉर्म्स इन द इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशंस में, मुख्तलिफ इदारों में कुछ इस्लाहात आई थी। Earlier times, literature was dominated by the spirit of religion and blind faith। शुरू शुरू में लिटरेचर जो है वो डोमिनेट उसको करता था, लोगों का जो रिलीजन है, मजहबी एक उनके अंदर जज्बा होता था और बहुत अंधा एतमाद होता था उनको। However, रेनेसां एज में इंस्टीट्यूशंस वर क्वेश्चंस एंड रीइवैल्यूएटेड। सब लोगों ने, जब लोगों में लर्निंग आई, लोगों में सेंस पैदा हुआ, तो उन्होंने इन इदारों को चैलेंज कर दिया। रेनेसां broadened and took the cognitive level of human mind to new heights। रेनेसां जो है उसने ना सिर्फ इंसानों के जहन को ब्रॉड किया, बल्कि वो उनके जहन को भी एक नई सतह पे ले गया था। दैट डोमिनेंस ऑफ रीजन, रेनेसां एज में इट वाज द रीजन इंस्टेड ऑफ रिलीजन दैट गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। कि लोगों में सेंस आ गई थी, रीजन आ गई थी, वो पढ़ना शुरू हो गए थे, तो उन्होंने अपनी जो काम है वो रिलीजन को छोड़ के रीजन के ऊपर, यानी सोच समझ के करना शुरू कर दिए। द मैन वॉज फ्री टू मेक द यूज ऑफ हिज पावर। इंसान अपने आप को फ्री महसूस करने लगा कि मैं अपनी पावर इस्तेमाल करूँ। Now reason dominated all the spheres of life that decreased the influence of religion on the people। अब रीजन हर तरफ फैल गई दुनिया, जिंदगी के तमाम शोबों में, तो लोगों का जो मजहब का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होना शुरू हो गया। मोस्ट ऑफ द ब्लाइंड फेथ्स एंड प्रैक्टिसेस वर गिवन अप। बहुत सारे जो
लोग रसूमात फॉलो करते थे उसको लोगों ने छोड़ दिया। ह्यूमनिज्म या मैन सेंटर्ड सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अर्लियर रिलीजन वॉज द सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, इससे पहले जितना भी लिटरेचर था उसमें सेंटर ऑफ इंटरेस्ट रिलीजन था, लोग मजहब को दरमियान में रखते थे हमेशा। हैंस द मेन कंसर्न ऑफ लिटरेचर वॉज टू डील विद द रिलीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसलिए लिटरेचर का कंसर्न ही होता था कि वो रिलीजन के ऊपर बात करता था। रेनेसां एज में द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिलीजन टू मैन एंड मैन बिकेम द सेंटर ऑफ द इंटरेस्ट। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि ह्यूमनिज्म आ गया, जो सोसाइटी है वो मैन सेंटर्ड बन गई। इंसान ने ये सोचा कि मैं अपने ऊपर गौर करूं, मैं और चीज़ों पे गौर ना करूं। मैन कंसिडर्ड हिमसेल्फ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन, इंसान ने अपने आप को सोचने समझने की एक जो चीज़ है वो समझना शुरू किया। Then there was development of science. The age was accompanied by the birth of modern science, mathematics, astronomy, etc. जाहिर है बेटा, पुरानी लर्निंग जब रिवाइव हुई, जब लोगों ने मैथमेटिक्स सीखा, साइंस सीखी, एस्ट्रोनॉमी सीखी, तो फोर्थ डेकेड जो है 16th सेंचुरी का, उसमें कॉपरनिकस रिप्लेस एरिस्टोटल सिस्टम विद द सन। कॉपरनिकस साइंसदान सामने आया जिसने एरिस्टोटल का सिस्टम सूरज वाला रिप्लेस किया, इंस्टेड ऑफ अर्थ एट सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। एस्ट्रोनॉमी में हार्वे डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन 1628. Addition to this, there was a use of clocks, telescopes, thermometers, compasses, microscope, etc. Hence, there was considerable development in the scientific field. Means कहने की बात ये है बेटा कि रेनेसां की वजह से scientific learning जो है वो सामने आई थी. Then there were artistic achievement. The main aspect of English Renaissance was the innovative, creative, and enduring artistic achievement of the age. जो English Renaissance की वजह से एक बड़ा इनोवेटिव सा, क्रिएटिव सा एक आर्टिस्टिक अचीवमेंट आई थी लोगों के अंदर। Elizabeth, one of the queens of Tudor dynasty, herself had a reputation as a lover of arts. क्वीन एलिजाबेथ जो थी उसको खुद भी आर्ट्स वगैरह बहुत पसंद था, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद थी, खासतौर पर म्यूजिक और थिएटर। एंड पेट्रोनेज फ्रॉम हर एंड मेंबर ऑफ हर कोर्ट फॉर द फाउंडेशन ऑफ मैनी इंग्लिश राइटर्स। और जब उसने पेट्रोनेज कहते हैं बेटा उसका, उसने जो एक तरह से सपोर्ट किया, उसने उसे कोर्ट फॉलो सपोर्ट किया जब राइटर्स को, आर्टिस्ट को, तो बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स जो है उनकी बुनियाद बनी। बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स के करियर्स की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज राइटर्स इज ऑफ कोर्स प्ले राइट एंड पोएट विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर जो वर्ल्ड फेमस राइटर है इंग्लैंड का, वो भी इसी दौर में सामने आया था क्वीन एलिजाबेथ की पैट्रनेज की वजह से। अदर्स राइटर्स जो हैं उनमें फिलिप सिडनी है, क्रिस्टोफर मार्लो है, रॉजर एस्कम है, रिचर्ड हुकर है, लाइला है, एडमंड स्पेंसर है। Elizabethan time, there were also significant developments in music, including composition from the Anglican Church by the Thomas Tallis and William Byrd, and architecture, notably the rise of prodigy houses, large ostentatious home built by the new landed nobility. ये बेटा सारी डेवलपमेंट म्यूजिक में भी आ गई, कुछ कॉम्पोजिशन शुरू हुई, जो इंग्लैंड का चर्च था उधर भी टॉमस टैलिस और विलियम बर्ड की तरफ से। आर्किटेक्चर के लिहाज से भी ये लोग आगे बढ़ना शुरू हुए, नई डिजाइन के घर वगैरह बनना शुरू हुए थे। और सारी लर्निंग में फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारी वही जो क्लासिकल लर्निंग रेनेसां की वजह से आई थी, उसकी वजह से लोगों ने सीखा ये तमाम चीजें। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ विच वर डिजाइन बाय रॉबर्ट स्मिथसन, और ये घर जो सबसे अच्छा डिजाइन किया था वो रॉबर्ट स्मिथसन ने किया था उस दौर में। आर्टिस्टिक क्रिएशंस एट दिस टाइम वर कंसिडर्ड टू बी पॉलिटिकल, और कुछ आर्टिस्टिक क्रिएशन उस टाइम पे सियासी भी होती थी। राइटर्स हैड अ ड्यूटी टू ऑनर एंड ग्लोरीफाई द क्वीन, राइटर्स की ड्यूटी थी कि जो जो लिख रहा है या तस्वीरें बना रहा है वो जरूर क्वीन की तस्वीरें बनाए। इन फेलिंग टू डू सो कुड डैमेज देयर स्टैंडिंग और इवन प्रोवोक अ ब्लैक बैकलैश, और अगर वो ऐसा नहीं करते थे, क्वीन की तारीफ नहीं करते, तो जाहिर उनके साथ बुरा भी हो सकता था। देन देयर इज एक्सप्लोरेशन। रेनेसां इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश एक्सप्लोरेशन। इस दौर में एक्सप्लोरेशन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, सर्च करना चीज़ों को बहुत शुरू हो गए थे लोग। इंग्लिश सेलर्स ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, आमतौर पर प्राइवेट जहाज लेकर या स्टेट फंडेड जहाज लेकर, सर्चिंग फॉर ट्रेजर एंड क्लेमिंग लैंड्स न्यू टू देम। वो जाहिर है खजाने वगैरह ढूंढते थे, नई जमीनें ढूंढते थे। 1583 में न्यू फाउंड लैंड वॉज क्लेम्ड बाय इंग्लैंड बाय हम्फ्री गिलबर्ट। 1583 में एक बंदा हम्फ्री गिलबर्ट, उसने एक नई जमीन ढूंढ ली थी इंग्लैंड के लिए। 1584 में वाटर रैले जो है उसने जो रोanoke कॉलोनी थी वो उसने ढूंढी, जो एक बड़ी बुरी कॉलोनी थी, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। जो सब, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस इंग्लिश एक्सप्लोरर है वो फ्रांसिस ड्रेक है, जो पहला इंग्लिशमैन बन गया था कि उसने पूरे ग्लोब को, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, उसको सर्कम नेविगेट किया था। तो ये सारा कुछ भी रेनेसां की वजह से पॉसिबल हुआ था, खासतौर पर एलिजाबेथन दौर में। देन वी टॉक अबाउट द स्लेव ट्रेड। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू लैंड्स गेव वे टू स्लेव ट्रेड आल्सो। अब जब उन्होंने नई नई सरजमीनें ढूंढना शुरू की, तो वहां पे हुआ क्या कि स्लेव ट्रेड भी काफी शुरू हो गई थी। यानी जाहिर है नई जमीनों पे जाते थे, वहां पे जो
लोग ऐसे होते थे जो इतने डेवलप नहीं थे, उनको अपने साथ ले आते थे गुलाम बना के। जॉन हॉकिंस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू ट्रांसपोर्ट enslaved people from अफ्रीका। जॉन हॉकिंस पहला बंदा था जिसने ये काम शुरू किया। हॉकिंस वाज इफेक्टिवली अ फोररनर ऑफ द सो कॉल्ड ट्रायंगल ट्रेड ऑफ द कॉलोनियल एज, कि वो जो ये ट्रेड चल रही थी कॉलोनियल एज की, लोग वहां जाना, किसी मुल्क पे कब्जा करना, वहां से लोग लेके आना, तो वो इसकी बुनियाद इसने रखी थी। As he shipped goods from Europe to Western Africa, where he traded them for enslaved people. वो लोगों को लेके जाता था, चीजें लेके जाता था, लोगों के बदले चीजें खरीदता था, इस तरह से वो करता था। होम शिफ्ट टू अमेरिका, और वो लोगों को लेकर अमेरिका आता था। सोल्ड फॉर वैरायटी ऑफ गुड्स फ्रॉम स्पेनिश कॉलोनीज, और स्पेन के लोगों को बेच देता था उन लोगों को मुख्तलिफ चीजों के बदले। विच ही देन शिफ्ट टू यूरोप, और वहां से वो चीजें वो यूरोप भेज देता था। क्वीन एलिजबेथ को स्पॉन्सर्ड सम ऑफ हिज वॉयेज, क्वीन एलिजबेथ ने इसके जो सफर थे उसमें कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि फंड भी किया था उसको। इन शॉर्ट वी कैन से दैट रेनेसां प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द लाइफ एंड लिटरेचर ऑफ पीपल ऑफ यूरोप। इट लेड मैनकाइंड टू मॉडर्निज्म। अब यह ये कि आप कह सकते हैं कि रेनेसां ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। दोबारा अगर आप इसको अपसाइड डाउन देखो कि रेनेसां के बाद स्लेव ट्रेड शुरू हो गई थी। स्लेव ट्रेड क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि नई नई जगह का लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया, इंग्लैंड के लोगों ने, तो वहाँ के लोगों को गुलाम बना के लेके आते थे। एंड देन लोगों को चीज़ें बनाने का आर्ट आ गया, म्यूजिक नई नई कंपोज करना आ गई, उस तरह की चीज़ें। राइटर्स जो हैं उनको काफ़ी उन्होंने मतलब कि पैट्रनेज किया। साइंटिस्ट काफ़ी सामने आए थे। इंसान अपने आप के बारे में सोचना शुरू हो गया था, रिलीजन वगैरह को छोड़ के, और लॉजिक वगैरह के साथ सोचना शुरू हो गया था। ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स वो इंस्टीट्यूट के अंदर लेके आया था। तो ये सारी चीज़ें रेनेसां की वजह से पॉसिबल हुई थी। उसका बैकग्राउंड क्या है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाला, वो आपने अच्छी तरह रिवाइज करना है ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहे। थैंक यू सो मच।